डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास में सिंथेसिस चैप्टर पढ़ा था। उसकी शुरुआत की थी जिसमें हमने सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा था। आज उसी से संबंधित एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। हम सीखेंगे इसमें कि किस प्रकार से दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। इसके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कई रूल्स हैं, जिसमें हम यूज़ करते हैं पार्टिसिपल, जीरंड, इन्फिनेटिव, एडजेक्टिव, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट फ्रेज इन अपोजिशन। ये सारे तरीके हैं। सबसे पहला जो हम लोग सीखेंगे वो क्या है, जो हमारी एक्सरसाइज हो किससे संबंधित है, पार्टिसिपल से संबंधित। तो हम इसको ध्यान दें कि जो पार्टिसिपल हैं, है ना, पार्टिसिपल हमारे कितने प्रकार के हैं। पहले 3 प्रकार के पार्टिसिपल्स हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। 3 प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगा करके। यदि टू बी दिया हुआ है तो उसको हम बीइंग में यूज़ करेंगे, बीइंग, है ना। और पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म से। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है? तो फॉर्मेट है इसके, एक तो है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और या फिर हैविंग बीन। हैविंग के बाद क्या लगेगा? बीन, अर्थात यदि वाक्य पैसिव वॉइस दिया हुआ है तो हैविंग बीन लगेगा, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई होगी। जब इसका हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो क्या निकलेगा? के बाद। और पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग जब हम इसका हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा? के नहीं, हुआ या हुई, हुआ या हुई। और ये कैसे यूज किया होता है? एक एडजेक्टिव के रूप में। किसके रूप में इसका प्रयोग करते हैं? एडजेक्टिव के रूप में। जिस तरह से एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए होता है, इसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल का भी प्रयोग नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए होता है। और ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका हिंदी में क्या अर्थ निकलता है? कर, करके या हुए। ठीक है, अब हम एक एक करके समझेंगे कि हम जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसका प्रयोग कब करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम प्रयोग कब करते हैं? दरअसल प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग, जैसे हम पहली कंडीशन क्या होती है? जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो? सेम हो। क्या हो? सेम हो। मतलब पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो? सेम हो, मतलब एक ही व्यक्ति हो। और उनके जो वर्ब्स हैं, क्रियाएं हैं, पहली क्रिया क्या है और दूसरी क्रिया क्या है, दोनों क्या हो? डिफरेंट हो। क्या हो? डिफरेंट हो। ऐसी स्थिति यदि है, लेकिन दोनों कार्यों के बीच में ये काम और ये काम, इन दोनों कार्यों के बीच में मतलब जो टाइम गैप है, क्या? टाइम गैप, ओके, वो क्या हो? ना के बराबर हो। तो हम क्या करते हैं? पहला जो वर्ब होगा उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम चेंज कर देंगे, ठीक है। और वहाँ से उस सब्जेक्ट को हम हटा देंगे, है ना। तो यहाँ पर पहला वर्ब कौन सा है? सी, सा है, तो सा का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? सी। उसमें हमें लगाना है आईएनजी, तो सीइंग हो गया, सीइंग द फायर वर्क्स। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट हमारा हट गया था यहाँ से, उसी के लिए यहाँ पर दे आया हुआ है। तो ये प्रोनाउन है और ये क्या है? नाउन। जब यहाँ पर नाउन हो और यहाँ प्रोनाउन हो तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर नाउन को लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन क्लैप्ड, क्या? क्लैप्ड, है ना, देयर हैंड्स। बात समझ रहे हैं? तो इसका अर्थ देखो क्या निकल रहा है? बच्चों ने फायरवर्क देखा, उन्होंने क्या किया? तालियां बजाई। मतलब फायरवर्क देखकर, देखते ही या देखते हुए या देखकर उन्होंने क्या किया? तालियां बजाई। तो व्यक्ति जब
ताली बजाने का रिएक्शन करेगा तो वो तत्काल होती है। जो पहला वर्क होता है, जैसे देखने का और ताली बजाने का जो काम हुआ, दोनों काम हुए, वो तुरंत एक के बाद दूसरा काम हुआ। आप यूँ कह सकते हैं, पहले एक्शन के कॉन्सिक्वेंस में, मतलब परिणाम स्वरूप दूसरा एक्शन तत्काल होता है। जैसे किसी ने खतरा देखा और खतरा देख करके वो पीछे मुड़ा, तो जैसे खतरा देखेगा तो तुरंत मुड़ेगा। तो यहाँ पर देखना और मुड़ने में अंतर, टाइम गैप नहीं है, ना के बराबर है। इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। जैसे उसने मुंह खोला और एक रोटी का टुकड़ा खाया, तो मुंह खोलने का काम और रोटी का टुकड़ा खाने का काम बिल्कुल जो है नाम मात्र का टाइम लेकर के दोनों काम होंगे, उसमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। इसी तरह से जैसे उसने विंडो विंडो खोला और उसने बाहर देखा, तो विंडो खोलेगा और तुरंत देखेगा, ना कि उसमें 2-4 मिनट का या 10 मिनट का कोई समय लगेगा, ना के बराबर समय होगा। और विंडो खोलने वाला का व्यक्ति जो है वही है और बाहर देखने वाला व्यक्ति भी वही है, मतलब सब्जेक्ट हमारे क्या हैं, सेम है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं और इसका हिंदी में हम क्या अनुवाद निकलेगा, सीइंग। ठीक है। फिर द बॉय वॉज हंग्री, ही टुक हिज फूड। द बॉय वॉज हंग्री, यहाँ पर आपको मिल गया है वाज, है ना। इसका मतलब है टू बी की फॉर्म मिल गई है, और टू बी की फॉर्म के बाद कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म तो दी नहीं गई है। इसका मतलब है यहाँ पर वाज जो है एक लिंकिंग वर्ब के रूप में काम करती है। इस स्थिति में हम टू बी की फॉर्म्स को क्या कर देते हैं, टू बी की फॉर्म्स यदि दी गई हैं इज एम आर, है ना, वाज वर, उसको किस में चेंज करते हैं, बीइंग में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बीइंग, क्या, बीइंग, बाकी हम वैसे नोट कर लेंगे, बीइंग हंगरी, कामा लगाएंगे। उसके बाद ही और बॉय, यहाँ पे नाउन, यहाँ पर नाउन उसी के लिए, तो यूज क्या करेंगे, नाउन। द क्या हो जाएगा, द बॉय, द बॉय टुक हिज फूड, द बॉय टुक हिज फूड। ओके। भूखे होकर लड़के ने क्या किया, अपना खाना खाया। ओके। तो भूखा हुआ तुरंत, मतलब कहीं ना कहीं भूख चली नहीं गई, भूख है, हो करके उसने खाना खाया है, और भूख उसी व्यक्ति को लगी है जिसने खाना खाया है। तो सब्जेक्ट सेम है, क्या है, सब्जेक्ट सेम है, क्रियाएं अलग हैं, टाइमिंग ना के बराबर है, मतलब भूख अलग, भूख भी है और खाना खाया। ठीक है। इसमें टाइम गैप की नाम मात्र की गैपिंग देखने को मिलती है, इसलिए हमने क्या यूज किया, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया। दूसरा देखते हैं, द क्लर्क फिनिश्ड हिज वर्क, क्लर्क ने क्या किया, अपना काम पूरी तरह से समाप्त कर दिया। ही वेंट टू ऑफिस, टू हिज हाउस, काम समाप्त कर दिया तब फिर घर गया। तो यहाँ पे कंडीशन आपको दूसरी देखने को मिल रही है, कौन सी, यहाँ पे सब्जेक्ट तो आपका क्या है, सेम है। सब्जेक्ट आपका जैसे क्लर्क यहाँ पर है सब्जेक्ट, वही व्यक्ति यहाँ पर ही, लेकिन जो वर्ब्स हैं वो क्या हैं, फिनिश्ड यहाँ है, यहाँ वेंट है, तो दोनों डिफरेंट हैं, राइट। ये पहले की तरह सेम होता था और वर्ब डिफरेंट होती थी, यहाँ तक तो ठीक है, सेम है। लेकिन यहाँ पर जो टाइम गैप होता था, क्या, टाइम गैप, है ना, वो क्या होता था, नथिंग होता था, मतलब ना के बराबर होता था। यहाँ पर क्या है, टाइम गैप में पर्याप्त समय है, सफिशियंट टाइम है, सफिशियंट टाइम है। मतलब जैसे कोई काम किसी ने समाप्त किया फिर घर गया, तो पूरा काम हो गया जब पूरी तरह से, तब घर गया होगा। तो काम समाप्त होते ही तुरंत नहीं भागा होगा, जाहिर सी बात है, संबंधित उसने काम समाप्त करने के बाद वह क्या है, हो सकता है मिनट 2 मिनट 2-4 मिनट 10 मिनट वहाँ पर बैठा हुआ हो, है ना, नाश्ता पानी भी कर लिया हो, और भी जो है अपने कपड़े लत्ते जो है तैयार किए हों, बैग वगैरह तैयार किया हो, है ना। तो कुल मिलाकर के वहाँ पर पर्याप्त समय है दूसरा एक्शन करने में, इसलिए हम अब यहाँ पर क्या यूज करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल, इसीलिए इसका नाम क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल। मीन्स इसमें जो पहला काम होता है पूरी तरह से क्या हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है।
क्लियर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं फिनिश्ड के बाद में हिज वर्क है, मतलब ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है, इसलिए इसमें हम दो चीजें होती थी, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्या, हैविंग बी प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम क्या यूज करेंगे अब यहाँ पर, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो बोलो क्या होगा। उसी तरह से सब्जेक्ट के तत्काल बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे हैविंग फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फिनिश्ड क्या, हिज वर्क। कौन गया, द क्लर्क। यहाँ पर दोनों सेम है, यहाँ नाउन यहाँ प्रोनाउन, यहाँ पर प्रोनाउन होता तो हम क्या करते, प्रोनाउन ही लिख देते, वही कॉमन। फिलहाल जब नाउन दिया गया है तो हम क्या करेंगे, नाउन ही लिखेंगे, द क्लर्क। ठीक है, और इस क्लर्क मतलब इस सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर मेन, इस सेंटेंस की मेन वर्ब कौन होगी, वेंट होगी। इसमें मेन वर्ब कौन थी, क्लैप्ड थी, है ना। और इसमें मेन वर्ब क्या था, टुक था। मेन वर्ब के साथ में ही सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, क्लर्क है, तो मेन वर्ब कौन है, वेंट है। क्या है, वेंट टू हिज हाउस। ओके, फिर क्या है, द जनरल वास, पूरा वाक्य क्या बना, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, मतलब अपना काम समाप्त करने के बाद वह, मतलब वह कौन, क्लर्क जो है, क्लर्क है ना, अपने घर गया। देखो क्या अर्थ निकला यहाँ पर, के बाद, समाप्त करने के बाद। ठीक है, तो अगला देखते हैं, जनरल वाज किल्ड बाय द एनिमी। यहां पर देखो जनरल मार दिया गया, सैनिक क्या हुए, भाग गए। तो यहाँ पर मर मतलब मर गया ना जनरल, वो काम हो गया। लेकिन एक बात है, यहाँ पर ये काम जो हुआ है उसका कॉन्सिक्वेंस इस पे पड़ा है दूसरे वाले पर, ये ना हुआ होता तो ये ना होता, इतना समझिए। लेकिन अब देखना यहाँ पर वाज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, इट मीन्स ये सेंटेंस हमारा किस में है, पैसिव वॉइस में है। जब इज, एम, आर, वाज, वर जैसी टू बी की फॉर्म्स आए और उनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, समझ जाओ सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस है। और जब पैसिव वॉइस होगा तो हैविंग प्लस बीन का हम प्रयोग नहीं करेंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग सीधे नहीं करेंगे, बल्कि हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हैविंग द जनरल, ये सेंटेंस यदि हम बनाएंगे, द जनरल हैविंग बीन किल्ड बाय द एनिमी। ओके, द सोल्जर्स began to flee। यहाँ पे तो यहाँ से सेंटेंस तो आपका हैविंग प्लस बीन आ रहा है, मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल यहाँ पर प्रयोग तो हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ में सब्जेक्ट आप देख रहे हैं यहाँ जनरल है ना, और यहाँ क्या है, सोल्जर है। तो इस स्थिति में यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो ये पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं कहा है, यहाँ पे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ठीक है, आप कहेंगे यहाँ पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर फ्री है, एब्सोल्यूट है, लेकिन साथ में यहाँ पर पार्टिसिपल का प्रयोग तो हुआ है।
तो इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए जैसे हम कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लें, है ना। हमने कहा द थीफ वाज पनिश्ड, ओके, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा चोर को पीटा गया। ही डाइड इन द जेल, जेल में उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे सब्जेक्ट अब सेम हुआ है, द थीप और ही, जो थीप है ना वही ही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे क्या है, वाज है और यहाँ पर पनिश्ड है, मतलब वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। मतलब हमें क्या मिल रहा है, पैसिव वॉइस मिल रहा है। तो अब हम सीधे सीधे क्या करेंगे, यहाँ पर हमें सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट वही है और ये भी सब्जेक्ट वही है। तो हमें वही सब्जेक्ट लिखना है, तो उसको क्या करेंगे, एक जगह पर लिखेंगे जहां पर मेन वर्ब लिखी जाएगी, ठीक है। तो ये तो नॉन फाइनाइट बन जाएगी, वाज को हम किसमें चेंज कर देंगे, यहाँ पर वाज के जो कि थर्ड फॉर्म है, वाज के बाद में पैसिव वॉइस है, तो हम क्या यूज करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का हैविंग बीन फार्मूला, हैविंग बीन, है ना, पनिश्ड, क्या, हैविंग बीन पनिश्ड बाय द पुलिस, ही द थीव, है ना, डाइड इन द जेल, मतलब पिटने के बाद जो है, पुलिस के द्वारा दंडित होने के बाद पुलिस जो चोर जो है जेल में मर गया, राइट। तो यहाँ पर ये सेंटेंस आपका क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है, वो भी कौन सा, पैसिव वाला, जिसमें हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल तो है, लेकिन चूंकि इसके साथ में सब्जेक्ट के बाद में आया है, तो ये कंडीशन हो जाएगी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की, करेक्ट। चलिए, तो ये आपका एग्जाम्पल सही है, इसकी जगह पर इसे ध्यान ना दें, इस पर ध्यान दें, राइट। द गर्ल लॉस्ट हिज बुक, सी सर्च्ड फॉर इट, लड़की ने क्या किया, अपनी किताब खो दिया, उसने उसको, सी सर्च्ड फॉर इट, उसकी तलाश की। तो लड़की ने तलाश की किसकी, जो किताब उसने खो दी थी, अर्थात यहाँ पर काम जो लॉस्ट है, खो दिया था ना क्या, किताब को, इसको हम क्या करेंगे, एडजेक्ट पास्ट पार्टिसिपल बना देंगे। तो द गर्ल सर्च्ड, लड़की ने ढूंढा, क्या ढूंढा, फॉर, हर, यहाँ पे हिज नहीं, हर लॉस्ट, क्या, बुक। यहाँ पे जो लॉस्ट है ना, वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, और ये क्या कर रही है, बुक नाम के नाउन की विशेषता बता रही कि किताब, कौन सी किताब, खोई हुई, कौन सी किताब ढूंढी, खोई हुई। तो यहाँ पर ये लॉस्ट क्या कर रहा है, बुक की विशेषता बता रहा है, इसका मतलब है ये पास्ट पार्टिसिपल है। आई सा अ मैन, ही वाज स्मोकिंग अ सिगरेट, मैंने एक आदमी को देखा, वो क्या कर रहा था, सिगरेट पी रहा था। तो यहाँ पर आई मैंने देखा, किसको, आदमी को, यहाँ पर ही है, ये और सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आपका मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर ही कौन है, जो ऑब्जेक्ट है, मतलब ये सब्जेक्ट ये वाला ना हो करके, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट ना हो करके, पहले सेंटेंस का जब ऑब्जेक्ट हो, तो हम क्या करते हैं, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसका प्रयोग हम वाक्य के शुरुआत में नहीं करते हैं, बल्कि ठीक उसी ऑब्जेक्ट के बाद में कर देते हैं। जैसे हमने क्या कहा, आई आई सा अ मैन, है ना, आई सा अ मैन स्मोकिंग
क्या? सिगरेट। मैंने एक आदमी को सिगरेट पीते हुए देखा। तो हमने क्या किया यहाँ पर? स्मोकिंग मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ पे किया है? ठीक उसी ऑब्जेक्ट के बाद में, है ना? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये कंडीशन कैसी है? जो पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट है वो दूसरे वाक्य में क्या बना है? सब्जेक्ट बना है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग वहां ना करके यहाँ करते हैं। ठीक है। और एक बात ध्यान रखना है कि यदि फ्रेज के रूप में आया है तभी यहाँ पर ये प्रयोग होगा, है ना? जैसे वाक्य दिया गया हो कुछ इस तरह से, जैसे अ बॉय केम टू मी, ही वाज वीपिंग। अब यहां पर अ बॉय केम टू मी, है ना? यहां पर एक लड़का मेरे पास आया, तो टू मी, ये जो सब्जेक्ट है वो यहां पर तो मेल खा रहा है। अब यहां पर वीपिंग है, बाद में है। ठीक है। जब इस तरह से सेंटेंस दिया गया हो तो हम इसको क्या करेंगे? इसको उस नाउन के लिए जिसके लिए प्रयोग हुआ है कि लड़का वो क्या कर रहा था, उसके पहले लिखेंगे आ वीपिंग बॉय केम टू मी, मतलब एक रोता हुआ लड़का मेरे पास आया। ठीक है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है क्या? पार्टिसिपल से संबंधित जो एक्सरसाइज है, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, पास्ट पार्टिसिपल हो या परफेक्ट पार्टिसिपल है। हमें पता चला कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम प्रयोग कब करते हैं? जब सब्जेक्ट हमारे सेम हो, है ना? वर्ब्स डिफरेंट हो। ठीक है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम तब करेंगे प्रयोग जब टाइमिंग गैप क्या हो? पर ना के बराबर हो। पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग तब करेंगे जब टाइमिंग गैप क्या हो? पर्याप्त दी गई हो, है ना? और प्रेजेंट पार्टिसिपल का अर्थ निकलता है कर, करके या हुए। और पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग अर्थ निकलता हुआ या हुए। ये एडजेक्टिव का काम करता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल का जो अर्थ निकलता है के बाद होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोग जो है नेक्स्ट सीखेंगे दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला करके एक नया वाक्य बनाना, जिसमें हम प्रयोग करने वाले हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। किसका? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। हमने पिछले के जो है स्लाइड में देखा कि किस प्रकार से हम जब सब्जेक्ट के बाद में ठीक पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। मतलब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है? जब क्या हो? सब्जेक्ट प्लस क्या हो? पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाए तो उसे कहते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? वह एब्सोल्यूट होता है, मीन्स फ्री होता है। मीन्स वह, वैसे तो सब्जेक्ट क्या काम करता है? यदि सब्जेक्ट आया है तो वह वर्ब को प्रभावित करता है। जैसे हमने लिखा ही, तो यहाँ लिखेंगे इज। यदि यहाँ पर हमने कर दिया दे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आर। समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट यूज होता है वह क्या करता है? वह वर्ब को प्रभावित नहीं करता, इसीलिए इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। इसका हम प्रयोग कब करते हैं? जब सब्जेक्ट हमारे क्या हों? डिफरेंट हों। डिफरेंट हों। पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा था कि उसमें जब सब्जेक्ट हमारे सेम हो, वर्ब से डिफरेंट हो। यहाँ क्या है? सब्जेक्ट हमारे सेम नहीं है, डिफरेंट है। मतलब पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट दोनों क्या होंगे? है ना? अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है। और उनके द्वारा काम तो किए गए जो होंगे वो तो डिफरेंट होंगे ही। और साथ साथ में जो पहला पार्ट होगा, पहला एक्शन जो होगा वो रीजन होगा और दूसरा वाला क्या होगा? रिजल्ट होगा। मीन्स दूसरा काम एक रिजल्ट के तौर पे होगा। ठीक है। इस प्रकार से
ठीक है, मतलब पहला सब्जेक्ट यहाँ पर सन है और दूसरा कौन है, चिल्ड्रन। दोनों सब्जेक्ट हमारे क्या हैं, डिफरेंट हैं। क्रियाएं यहाँ पर हैड सेट है और यहाँ क्या रिटर्न है, मतलब जो वर्ब्स हैं वो भी क्या हैं, डिफरेंट हैं। और यहाँ पे बात अभी जो है वर्क की हो ही नहीं रही कि उसमें टाइमिंग कितना है कितना नहीं है। फिलहाल यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट क्या हों, डिफरेंट हों, तो हम पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कब कंडीशन होती है, कैसे बनता है, जब हम सब्जेक्ट के ठीक बाद में पार्टिसिपल का प्रयोग करें। तो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट हम ऐसे उतार लेंगे, क्या है, द सन। अब यहाँ पे हैड सेट है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे क्योंकि सूर्य अस्त हो चुका था। परफेक्ट मतलब काम पूरा हो चुका था। क्या यूज करेंगे, हैविंग सेट, द सन हैविंग सेट। ओके, कामा लगा दिया हमने। उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट कौन है, द चिल्ड्रेन है। क्या, द चिल्ड्रेन है। क्लियर, रिटर्न्ड, रिटर्न्ड होम, रिटर्न्ड होम, मतलब सूर्य, द सन हैविंग सेट, सूर्य के छिपने के बाद बच्चे क्या हैं, घर वापस लौट आए थे। तो सूर्य छिपा कौन, सूर्य, लौटा कौन, बच्चे। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सन है, यहाँ सब्जेक्ट कौन है, चिल्ड्रन है। क्लियर, दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट हैं। अब जो बात की जा रही थी कि यहाँ पर अब्सोल्यूट क्या है, कैसे है, फ्री कैसे है, क्योंकि जो द सन है यहाँ पर वो हैविंग को हैजिंग या अन्य किसी वर्ब में नहीं चेंज करेगा। अर्थात पहले सब्जेक्ट का जो नंबर या पर्सन होगा वह यहाँ इस वाले वर्ब में कोई प्रभाव नहीं छोड़ सकेगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। समझे, आगे बढ़ते हैं। द एग्जाम वाज ओवर, द एग्जाम वाज ओवर, यहाँ पे वाज आया हुआ है ना। तो अब हम क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। जब क्या दिया गया हो, इज, एम, आर, वाज या वर या विल बी, शैल बी का प्रयोग हुआ हो, यूज क्या करेंगे यहाँ पर, वाज की जगह पर या इस एम आर की जगह पर बीइंग का प्रयोग। और सब्जेक्ट आपका अपने अपने जगह पर रहेगा। द एग्जाम, द एग्जाम बीइंग ओवर, एग्जाम समाप्त होने पर। ओके, द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लेफ्ट, लेफ्ट द हॉल, परीक्षा समाप्त हुई तो बच्चों ने हॉल छोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर भाई पहला जो रिजल्ट और रीजन की यदि हम बात करें तो रीजन कहाँ है, द एग्जाम बीइंग ओवर, जब एग्जाम क्या हुआ, समाप्त हो गया, तभी तो बच्चे हटे। इसका मतलब रीजन क्या है बच्चों के हटने का, यहाँ पर पहला कि एग्जाम समाप्त हुआ इसलिए बच्चे हट गए। क्लियर, यहाँ पर भी उसी दशा में सूर्य निकला है ना, तो बच्चे क्या है, घर चले गए। बच्चे गए घर क्यों गए, क्योंकि सूर्य निकल आया। तो यह एक प्रकार से रीजन है और ये क्या बताता है, रिजल्ट बताता है। क्लियर, फिर क्या है, द मैच वॉज फिनिश्ड, द क्राउड डिस्पर्स्ड, जो मैच था वो क्या हो गया, फिनिश हो गया, समाप्त हो गया, है ना। द क्राउड डिस्पर्स्ड, तो भीड़ क्या है, चली गई। द मैच, है ना, हैविंग बीन फिनिश्ड, having been finished, the crowd dispersed, ठीक है। फिर क्या है, the storm had passed, the storm had passed, the villagers resumed। यहाँ पे was के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई थी, पैसिव था, यहाँ पर क्या है, had passed,
हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वाज वर्ब के बाद में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, द स्टॉर्म हैविंग, द स्टॉर्म हैविंग पास्ट, तूफान गुजरने के बाद, द विलेजर्स, द विलेजर्स resumed their क्या वर्क, अर्थात स्टॉर्म समाप्त होने के बाद, गुजर जाने के बाद, तूफान गुजर जाने के बाद गांव वालों ने अपने अपने काम को रिज्यूम किया, मतलब फिर से शुरू कर दिया। द लाइट वेंट आउट, लाइट चली गई, लाइट चली गई, है ना। द ऑडियंस वाज साइलेंट, ऑडियंस क्या हो गई, चुप हो गई। तो ऑडियंस कब चुप हुई, जब लाइट चली गई है, तो क्या हो जाएगा, द लाइट्स हैविंग, है ना, सेट, द ऑडियंस वाज साइलेंट। ठीक है, तो इसमें हमने क्या सीखा, जो है दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला करके, है ना, एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा, जिसमें हमने क्या यूज किया है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला करके एक नए वाक्य को बनाना सीखा है। ठीक है, अब इस स्लाइड में हम लोग जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, एक प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या जीरन के साथ में प्रयोग करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। मतलब सिंपल सेंटेंस में को बनाने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, किसके साथ में, नाउन या जीरन के साथ में। अब नाउन तो आप सब जानते हैं, जीरन को समझ लें। क्या होता है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी लगा दें और उसका हिंदी में अर्थ ना, नी, ने निकलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, जीरंड। और ये जीरन क्या काम करेगा, नाउन का काम करता है। क्या काम करता है, नाउन का। और ये एज ए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में काम करता है। जैसे हम बोलते हैं ना, वॉकिंग इज यूजफुल, वॉकिंग इज यूजफुल, टहलना लाभदायक होता है ना। या आई लाइक वॉकिंग, आई लाइक वॉकिंग, तो वॉकिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में है, इसमें वॉकिंग सब्जेक्ट के रूप में है। ठीक है, तो इसी तरह से अब चूंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग जीरन के साथ नहीं हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है, जीरन के साथ में प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तो ही बॉट अ पेन, उसने क्या किया, एक पेन खरीदा। और पेड फॉर इट, इसके लिए उसने क्या किया, पैसे 5 रुपये खर्च किए। तो कितने में पैसा खरीदा, पेन खरीदा 5 रुपये में। तो कीमत की बताने के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, तो यूज़ कर लेंगे, ही बॉट अ पेन फॉर 5 रुपीज, 5 रुपये में पेन खरीदा, 5 रुपये का पेन खरीदा। सी वॉन द रेस, वो रेस जीत गई। सी वॉज हैप्पी अबाउट हर विक्ट्री, और अपनी सफलता के लिए क्या थी, खुश थी, है ना। मतलब वो खुश थी किसके लिए, अपनी सफलता के लिए। वो जीत गई, मतलब जो है जीत गई थी क्या, रेस को, इसलिए वो खुश थी। मतलब क्या हो जाएगा, किस बात को लेकर के खुश थी, जीत पर, जीतने पर, है ना। ऑन विनिंग द रेस शी वाज हैप्पी, जीतने पर, रेस को वह खुश थी, है ना। रेस जीतने पर वह खुश थी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, शी वॉज हैप्पी ऑन विनिंग द रेस, नो प्रॉब्लम। द स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, दे सेलिब्रेटेड देयर सक्सेस, है ना। तो बच्चों ने क्या किया, एग्जाम पास किया और उन्होंने अपनी सफलता का सेलिब्रेशन किया। तो यहाँ पर जो है पास करना एग्जाम को और सेलिब्रेशन
करना। तो क्या टाइम की बात हो रही है, कब सेलिब्रेट किया या किस उपलक्ष्य में किया? जीतने पर। क्या जीतने पर या क्या पास करने पर? एग्ज़ाम को पास करने पर। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? पास। पास करने पर, एग्ज़ाम को पास करने पर बच्चों ने क्या किया? सेलिब्रेशन किया। मतलब ऑन पासिंग द एग्ज़ाम द स्टूडेंट्स सेलिब्रेटेड उन्होंने क्या किया? सेलिब्रेशन किया। लेकिन किस चीज़ का? सेलिब्रेशन के लिए मतलब कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूरी है। तो क्या उन्होंने सेलिब्रेट किया? देयर सक्सेस। ठीक है। ऑन पासिंग द एग्ज़ाम, पास करने के पर बच्चों ने अपनी सफलता का सेलिब्रेशन किया, उसको मनाया। ठीक है। आप यहाँ पर आफ्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं। जीत के बाद मतलब परीक्षा पास करने के बाद बच्चों ने क्या किया? अपनी सफलता का जश्न मनाया। राइट। ही फेल्ड इन द टेस्ट, ही वॉज डिसअपॉइंटेड अबाउट हिज फेल्योर। है ना? वो क्या हुआ? टेस्ट में फेल हो गया और उसके प्रति वो मतलब फेल होने के, टेस्ट के फेल होने पर वो क्या था? डिसअपॉइंटेड अबाउट फेल्योर। तो किस बात को लेकर के डिसअपॉइंटेड था? फेल होने पर। कहाँ पर? टेस्ट में। ऑन ऑन क्या हो जाएगा? फेलिंग इन द टेस्ट he was disappointed. He was disappointed। है ना? मतलब वह टेस्ट में फेल होने पर निराश था। अबाउट किसके बारे में? अबाउट हिज फेल्योर। किसके विषय में वो निराश था? अबाउट हिज फेल्योर। जाहिर सी बात है उसी के बारे में वो निराश होगा। ऑन फेलिंग, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है किसके साथ? जीरन फेलिंग के साथ। इसका अर्थ कि देखो क्या निकल रहा, ना आ रहा क्या? ऑन फेलिंग मतलब फेल होने पर। इन द टेस्ट में। ही वॉज डिसअपॉइंटेड, निराश था। काहे के विषय में? अबाउट हिज फेल्योर, अपनी सफलता को लेकर के, सॉरी असफलता को लेकर के। ठीक है ना? ये घटना घटित हुई टेस्ट में, उसका परिणाम हुआ कि वो निराश था। किसको लेकर के? असफलता को लेकर के। द बॉय वर्कड हार्ड, बच्चे ने क्या किया? मेहनत की। ही वॉज प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट। है ना? मतलब उसने मेहनत की और वह अपनी, उसके बाद उसको अचीवमेंट मिली, सफलता मिली। है ना? तो वह क्या है? उस सफलता पर क्या था? प्राउड कर रहा था। क्या कर रहा था? प्राउड कर रहा था। ठीक है। तो ये प्राउड करने का मोमेंट कब आया? जब उसने वर्क किया। मीन्स आप ये कह सकते हैं मेहनत करने के बाद वह उसे अपनी सफलता पर नाज था। आफ्टर वर्किंग हार्ड ही वाज प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट। ठीक है। मतलब मेहनत करने के बाद उसे अपनी सफलता या उपलब्धि पर क्या था? नाज था, घमंड था, गर्व था। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा यूजिंग प्रीपोजिशन विद नाउन और जीरन। क्लियर? अब हम सीखेंगे इन्फिनेटिव के प्रयोग के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब होती है
उसे कहते हैं इन्फिनेटिव। जब हिंदी में हम इसका अनुवाद करेंगे इस शब्द का, तो इसका शब्द ना या नी है ना, या ने से समाप्त होता है। और ये बताता क्या है, वाक्य में किसके लिए यूज किया जाता है ना, पर्पज या इंटेंशन बताने के लिए, पर्पज या इंटेंशन बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा ये किसके साथ में प्रयोग किया जाता है, एडवर्ब टू के साथ में, है ना, एडवर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वाला स्ट्रक्चर इसमें यूज होता है। ठीक है। और तब भी कहीं ना कहीं इसका अर्थ क्या होता है, नानी ने से ही समाप्त होता है। तो कुल मिलाकर के टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, पर्पस बताने के लिए। टू प्लस क्या, इसके बाद में टू प्लस क्या होगा, एडजेक्टिव आएगा, है ना, उसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है। ये यहाँ पर जो होता है वो क्या बताता है, या तो इनेबिलिटी बताता है या एबिलिटी बताता है। और एक इसका स्ट्रक्चर हम क्या यूज करते हैं, कई बार क्या होता है एडजेक्टिव पहले आ जाता है, और जब एडजेक्टिव पहले होता है तो इसमें हम क्या जनरली यूज करते हैं, एनफ। फिर बाद में क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ये क्या बताने के लिए होता है, सफिशिएंट एबिलिटी को, मतलब किसी काम करने के लिए जो सफिशिएंट पर्याप्त क्षमता को दर्शाता है। देखते हैं, सी वांट्स टू बाई अ न्यू ड्रेस, सी सेव्ड मनी। उसने पैसा बचाया, वो क्या करना चाहती है, एक नया ड्रेस खरीदना चाहती है। तो सी सेव्ड मनी, उसने पैसा बचाया, टू बाय अ न्यू ड्रेस, किसके लिए, एक नई ड्रेस खरीदने के लिए। तो यहाँ पर क्या आया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका हिंदी में क्या अर्थ निकल रहा है, नानी ने खरीदने के लिए। द बॉय इज क्लेवर, ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। लड़का चालाक है, वो क्या कर सकता है, समस्या का समाधान कर सकता है। मतलब वो इतना चालाक है, मतलब पर्याप्त चालाक है कि वो समस्या का समाधान कर सके। तो इस तरीके के वाक्य में हम जनरली क्या यूज करेंगे, द बॉय इज, द बॉय इज क्लेवर, क्या, क्लेवर इनफ। लड़का क्या है, क्लेवर है, कितना, पर्याप्त। ठीक है, क्या करने के लिए, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त है। पर्याप्त रूप से वो क्या है, चतुर है ना। द टीचर गेव हिम एडवाइस, ही कुड इम्प्रूव हिज वर्क। टीचर ने उसे सलाह दिया, ही कुड इम्प्रूव हिज वर्क, वह क्या कर सके, अपना वर्क इम्प्रूव कर सके। मतलब टीचर का उद्देश्य क्या था सलाह देने का, ताकि वो अपने काम को इम्प्रूव कर सके। तो क्या हो जाएगा, द टीचर गेव हिम एडवाइस टू इम्प्रूव हिज वर्क। अध्यापक ने उसे सलाह दिया क्या करने के लिए, है ना, अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए, टू इम्प्रूव हिज वर्क, इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए। ने उद्देश्य पता चल रहा, ने अर्थ निकल रहा है, इन्फिनेटिव का प्रयोग हो गया है। द गर्ल इज यंग, सी कैन नॉट ड्राइव अ कार। लड़की क्या है, इतनी यंग है। द गर्ल इज यंग, सी कैन नॉट ड्राइव अ कार, मतलब वो यंग है कि वह कार को नहीं चला सकती है। मीन्स वो इतनी यंग है अभी, है ना, छोटी है कि वह कार को नहीं चला सकती है। द गर्ल इज टू यंग, कितनी, टू यंग। अब यहाँ पर एडवर्ब टू का प्रयोग हो गया है, उसके बाद में एडजेक्टिव यंग का प्रयोग हुआ है, और फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, इन्फिनेटिव का प्रयोग हो जाएगा, टू, और इससे असमर्थता का बोध होगा, टू ड्राइव अ कार। क्लियर।
ही वोक अप अर्ली, वो जल्दी जागा। ही कुड कैच द ट्रेन, वो ट्रेन को पकड़ सके। मतलब वो जल्दी जागा किसके लिए, ताकि ट्रेन को पकड़ सके। मीन्स ही वोक अप अर्ली, अर्ली क्या करने के लिए, टू कैच, टू कैच द ट्रेन, ट्रेन को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो हमने इस यहाँ सीख लिया है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव हम किस प्रकार से दो या दो वाक्यों को मिला करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी और भी हैं, उनको हम बाद में सीखेंगे। करेक्ट, अब हम लोग सीखेंगे नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन के प्रयोग के द्वारा किस प्रकार से हम दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अब ये नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन क्या होता है। नाउन आपको पता है ना, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान को नाउन कहते हैं। फ्रेज क्या होता है, जब कम से कम दो या दो से अधिक शब्दों का समूह हो, है ना, जो अर्थ देते हों लेकिन पर्याप्त या पूर्ण अर्थ ना देते हों, उसे वाक्यांश कहते हैं, अर्थात इंग्लिश में फ्रेज कहते हैं। जैसे मेड ऑफ गोल्ड, यहाँ पर क्या है, फ्रेज है, सोने का बना हुआ। मेड इन इंडिया क्या है, एक फ्रेज है, मेड इन इंडिया, भारत में निर्मित। ये क्या है, फ्रेजेस हैं। तो इनका हम कहाँ पर प्रयोग करें, अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब होता है के साथ में, के साथ में। जब हम नाउन के साथ में क्या यूज करें, फ्रेज का प्रयोग करें, या फ्रेज के साथ में किसका प्रयोग करें, नाउन का प्रयोग करें। और ये नाउन को एक्सप्लेन करने वाली ही फ्रेज होगी, है ना, या जो ये फ्रेज होगी वो किसके लिए, किसको एक्सप्लेन कर रही होगी, नाउन को। ठीक है, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। हेयर इज माई ब्रदर, हेयर इज माई ब्रदर, यह मेरा भाई है। हिज नेम इज रोहन, कौन, हेयर इज माई ब्रदर रोहन। तो यहाँ पर आपने क्या यूज किया है, माई ब्रदर नाम की फ्रेज का प्रयोग किसके साथ में किया है, नाउन के साथ में किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या यूज किया है, फ्रेज, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन यूज हुए हैं, मतलब फ्रेज और नाउन साथ साथ में यूज हुए हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हियर इज रोहन, है ना, कामा माई ब्रदर। यहां देखते हैं, द ताजमहल इज अ फेमस मोनूमेंट, इट इज इन आगरा। द ताज महल a famous monument is in आगरा। क्लियर, यहाँ पे जो ताजमहल एक नाउन हो गया और इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये आपको फ्रेज मिल जा रही है। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पर एक इसको हटा दिया, सीधे सीधे नाउन के साथ में अपोजिशन में फ्रेज को रख दिया। क्या हो जाएगा, ताजमहल अ फेमस मोनूमेंट इज इन आगरा। ताजमहल एक प्रसिद्ध जो मोनूमेंट है वह कहाँ पर है, आगरा में है। माई फ्रेंड राज, माई फ्रेंड, नेक्स्ट, माई फ्रेंड इज राज, मेरा मित्र कौन है, राज है। तो राज, माई फ्रेंड जो है ये दो शब्दों का समूह है, और राज क्या है, नाउन है। ये जो नाउन है किसके लिए है, माई फ्रेंड के लिए है, या जो माई फ्रेंड जो है वो किसके लिए है, राज के लिए है। तो फ्रेज और नाउन को हमें क्या करना है, इन अपोजिशन रखना है, मतलब साथ साथ में रखना है। तो हम लिख सकते हैं, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड कौन, राज, कामा इज a very is
वेरी, ए नहीं लगेगा क्योंकि इसके बाद में इंटेलिजेंट के बाद कोई नाउन नहीं है, इंटेलिजेंट, ठीक है। माय फ्रेंड राज इज वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ पर हमें कामा लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, राज कामा माय फ्रेंड, फिर कामा इज वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ठीक है। अगला, मिस्टर शर्मा इज अवर नेबर, तो मिस्टर शर्मा जो हैं वो क्या है, अवर नेबर। ये हो गई नाउन और ये क्या हो गई, फ्रेज। इनको साथ में रख दीजिए, मिस्टर शर्मा आवर नेबर कामा इज अ डॉक्टर, मिस्टर शर्मा हमारे पड़ोसी एक डॉक्टर हैं, ठीक है। द बुक, बुक यहाँ पर नाउन मिली, टाइटल इसका क्या है, विंग्स ऑफ फायर, ठीक। विंग्स ऑफ फायर इज रिटन बाई APJ अब्दुल कलाम, तो यहाँ पर बुक जो है वो एक नाउन थी और इस नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए या उसका टाइटल यहाँ पे विंग्स ऑफ फायर है। द बुक किताब, विंग्स ऑफ फायर लिखी गई है अब्दुल कलाम के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या सीखा, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा उनको साथ में रख करके, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब सीखेंगे बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा। तो एडवर्ब क्या काम करता है, वो नाउन या प्रोनाउन को छोड़ करके किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या करता है, वह जो है क्वालिफाई करता है। तो इसी तरह से एडवर्ब फ्रेज क्या है, वह भी नाउन या प्रोनाउन को छोड़ करके किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को एडजेक्टिव, वर्ब या दूसरे एडवर्ब को, एडजेक्टिव को जो है क्वालिफाई करती है। तो यहाँ पर क्या होगा, द बॉय रैन, ही रैन फास्ट, लड़का दौड़ा वह तेज दौड़ा। तो कैसे लड़का दौड़ा, द बॉय रैन फास्ट। तो यहाँ पे जो फास्ट शब्द है वह किसके लिए आया है, रैन के लिए। रैन क्या है, वर्ब। तो यहाँ पर जो फास्ट है वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एडवर्ब। इस प्रकार से आपने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, एडवर्ब के प्रयोग के द्वारा सेंटेंस को सिंपल बना दिया है। इसमें सिर्फ रैन नाम की एक फाइनाइट वर्ब है, सेंटेंस आपका सिंपल हो गया। सी स्पोक सॉफ्टली, है ना, वह बोली, वह सॉफ्टली बोली, मीन्स सी स्पोक सॉफ्टली। इसमें कुछ नहीं करना है, सब दिया हुआ है। ये कॉमन था, काट दिया, ठीक है। बस वह बोली कैसे, सॉफ्टली बोली, है ना, नम्रतापूर्वक। तो बेसिकली जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ करके बन जाता है। एडवर्ब किससे बनता है, एडजेक्टिव में एलवाई लगा करके बन जाता है प्रायः। ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही फिनिश्ड इट क्विकली, उसने अपना काम समाप्त किया, है ना। ही फिनिश्ड हिज वर्क क्या, क्विकली, उसने अपना काम समाप्त कर लिया। कैसे समाप्त किया, क्विकली। तो वर्क समाप्त किया, ये किसको, इसे कौन मॉडिफाई कर रहा है, क्विकली शब्द। समाप्त करना वर्ब है और वर्ब कौन यहाँ पर प्रभावित कर रहा है, क्विकली शब्द। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब, है ना। आप चाहें तो यहाँ पर एडवर्ब की जगह पर एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्विक का अर्थ देने वाली क्या हो जाएगा, इन अ
क्विक वे। अब चूंकि यह एक शब्द से अधिक हो गया है, ये शब्दों का समूह हो गया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रेज। कौन सी फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, ये भी उतनी ही सही है। द ट्रेन अराइव्ड, इट अराइव्ड लेट, तो क्या बनेगा, द ट्रेन अराइव्ड, क्या, ट्रेन आई कब आई, लेट आई। तो लेट यहाँ पर किसके लिए आया है, अराइव्ड के लिए, मतलब ट्रेन आई लेट, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। द गर्ल स्माइल, शी स्माइल्ड स्वीटली, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द गर्ल स्माइल्ड, स्माइल करती है कैसे, स्वीटली, तो स्वीटली क्या है, किसके लिए आ रहा है ना, स्माइल के लिए। स्माइल मतलब वर्ब है यहाँ पर, तो वर्ब को की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे, एडवर्ब। तो यहाँ पर स्वीटली शब्द जो है क्या है, एडवर्ब है, जो कि स्माइल नाम के वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। सेंटेंस आपका सिंपल बन गया, क्योंकि सिर्फ इस सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब है, जो कि कौन है, स्माइल्ड है। क्लियर। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर एडजेक्टिव या कंजंक्शन के प्रयोग के द्वारा एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। एडजेक्टिव क्या काम करता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। कंजंक्शन क्या काम करता है, जोड़ता है, चाहे दो शब्द हों, दो फ्रेजेज हों, दो क्लाजेज हों, दो सेंटेंसेस, इनको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जैसे देखते हैं, द अ बॉय वॉज लेट, ही वॉज पनिश्ड, है ना, अ बॉय वॉज लेट, ही वॉज पनिश्ड, मतलब लड़का क्या था, लेट था, वो दंडित किया गया। तो लड़का कौन सा दंडित किया गया, जो लेट था, तो क्या हो जाएगा, अ लेट बॉय वाज पनिश्ड, मतलब देर से आने वाला लड़का क्या किया गया था, पनिश किया गया था, उसे पीटा गया था। अ लेट बॉय वाज पनिश्ड। ठीक है, द लेट बॉय वाज पनिश्ड, द लेट बॉय वाज पनिश्ड, देर से आने वाला लड़का पीटा गया था। द मैन वाज पुअर, लड़का गरीब था, ही कुड नॉट बाई फूड, वो क्या है, खाना नहीं खरीद सका, मतलब कौन लड़का गरीब, कौन लड़का जो है खाना नहीं खरीद सका, जो गरीब था। तो यहाँ पर पुअर किसकी को क्वालिफाई कर रहा है, मैन नाम के नाउन। क्या हो जाएगा, इसको हम पहले लिख लेंगे, द पुअर मैन कुड नॉट बाय फूड, खाना नहीं खरीद सका। ठीक है, यहाँ पर मैन नाम के नाउन की विशेषता बताने के लिए पुअर नाम के एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। द गर्ल इज टॉल, सी इज ब्यूटीफुल, लड़की क्या है, टॉल है, वह क्या है, ब्यूटीफुल है। क्या, जो टॉल है वो भी एक एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल ये भी एडजेक्टिव है। टॉल किसके लिए आया है, गर्ल के लिए, ब्यूटीफुल किसके लिए आया है, गर्ल के लिए, मतलब ये दोनों क्वालिटीज एक के लिए हैं। तो अब हम यहाँ पर कंजंक्शन का प्रयोग करके वर्ब से छुटकारा पा सकते हैं। क्या है, द गर्ल इज टॉल एंड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सेंटेंस आपका क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब है, जो कि कौन है, इज है। डॉग वाज हंग्री, इट बार्क्ड लाउडली, कुत्ता क्या था, भूखा था, ये तेज तेज भौंक रहा था। ठीक है, तो वो कौन, द डॉग वाज हंग्री, कौन हंग्री, किसकी बात चल रही है, कुत्ते की। कौन सा कुत्ता, भूखा, क्या कर रहा था, भौंक रहा था, कैसे, लाउडली। क्या बनेगा, द हंग्री डॉग बार्क्ड, क्या, लाउडली, लाउडली, जो भूखा कुत्ता था भौंक रहा था, कैसे, तेज तेज। द वुमन इज ओल्ड, सी वॉक्स स्लोली, वो महिला कैसी है, बूढ़ी है। सी वॉक्स स्लोली, चलती कैसे है, स्लोली। ठीक है, तो कौन यहाँ पर ओल्ड शब्द जो है एडजेक्टिव है, किसके लिए है,
महिला के लिए, तो इसको हम पहले ले आएंगे। द ओल्ड वुमन वॉक्स स्लोली। स्लोली, बूढ़ी महिला कैसे चलती है, धीरे धीरे चलती है। इस प्रकार से ओल्ड नाम का एडजेक्टिव वुमेन नाम की नाउन की विशेषता बता रहा है। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने सीख लिया है दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर के एक नए वाक्य को बनाना, मतलब सिंपल सेंटेंस को बनाना, जिसमें हमने 7 प्रकार के जो है मेथड्स को यूज़ किया है ना। सबसे पहले हमने पढ़ा है बाय यूजिंग पार्टिसिपल, जीरन, इन्फिनेटिव, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट और फ्रेज, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के प्रयोग के द्वारा। ठीक है।